नमस्कार, दृष्टि पीसीएस के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है संजूर और आज हम एमपीपीएससी के एपिसोड नंबर 7 पर चर्चा करेंगे और आज का यह 2017 का पहला एपिसोड है। अगर 2017 की बात करें तो 2017 का पहला एपिसोड है और टोटल अभी तक 6 एपिसोड हो चुके हैं, तो यह इस तरह देखा जाए तो 7वां एपिसोड है, क्योंकि इससे पहले हम लोग 2 साल के प्रश्न को हल कर लिया है। आज है 2017 का, ठीक है ना। तो 2017 के भी एपिसोड को हम लोग संभवतः 3 एपिसोड में कर लेंगे, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन है। 58 क्वेश्चन है मैथ्स, रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग से, जिसको आप लोग लॉजिकल रीजनिंग कहते हैं। तो देखा गया है कि 58 क्वेश्चन है टोटल। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको 3 एपिसोड में ख़त्म कर लें। उसके बाद फिर हम लोग 2016 अगर होगा, 15 जो भी होगा, हम लोग फिर उस पर बातचीत करेंगे। जब तक आपकी प्रीलिम्स परीक्षा है, ठीक है ना, जिस दिन तक है उसके पहले कोशिश करेंगे कि उसके 2-3 दिन पहले तक हम लोग आपको जो भी सीरीज होगा हम प्रोवाइड करा देंगे। तो इस तरह यूपी का आज एमपी का आज ये 7वां सीरीज है। यूपी का भी चल रहा है। अगर आप एमपी के स्टूडेंट हैं तो आप चाहें तो यूपी के भी एपिसोड को देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी क्वेश्चन लगभग ऐसे ही पूछे गए हैं, मैथ्स और रीजनिंग। और मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन सब जगह सेम ही होता है, बस कॉन्सेप्ट अलग अलग होते हैं। लेकिन क्या पता कि कुछ कॉन्सेप्ट वहाँ से आपको इसमें फ़ायदा मिल जाए, तो आप चाहें तो यूपी के भी एपिसोड को देख सकते हैं। तो वही है, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे डिस्कशन करते हैं। हमारा टॉपिक होता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जो सीसैट के नाम से हम लोग जानते हैं, जीएस पेपर 2। तो चलिए बिना देरी के हम सबसे पहले आज पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चंस में क्या कह रहा है। ठीक है, कि एक व्यक्ति ने अपने मित्र से उसकी खरीदी हुई कार का रजिस्ट्रेशन नंबर पूछा। रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होता है? कार का जो नंबर प्लेट पे जो नंबर लिखा होता है उसी को रजिस्ट्रेशन नंबर कहते हैं। तो वो सीधा सीधी उत्तर देने का मतलब देने के बजाय उसने थोड़ा अलग तरीके से उसको उत्तर दिया कि रजिस्ट्रेशन नंबर में 4 अक्षर और 6 अंक हैं। उसने बोला कि रजिस्ट्रेशन नंबर में 4 अक्षर मतलब 4 अल्फ़ाबेट है और 6 अक्षर हैं, ठीक है। उसके बाद 6 अंक हैं, 4 अक्षर और 6 अंक हैं। अंक का मतलब डिजिट, 1 से 9 तक डिजिट होता है हमारा और ए से जेड तक अक्षर है। पहले 2 अक्षर जो है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हम लोग शॉर्ट में एमपी बोलते हैं। मतलब कहा जाए तो वो एमपी से स्टार्ट है, जो भी नंबर प्लेट है वो एमपी से स्टार्ट है। तो अगर हम ऑप्शन को देखें तो सारे नंबर प्लेट पे एमपी दिख रहा है, तो हम यहाँ से किसी भी ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। तो आगे पढ़ते हैं, जैसे जैसे मेरा काम हो जाएगा हम कोशिश करेंगे कि वहीं पे उत्तर बता दें। और अंतिम 3 अक्षर एक लेखन उपकरण को दर्शाते हैं। उसके बाद आप देखिए, इसमें 4 ही लेटर है आपके पास। 4 में से 2 आपको शुरू के 2 दर्शा रहा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब एमपी, और लास्ट के 3 मतलब उसमें जो लास्ट में 3 लेटर जो भी होगा वो आपको लेखन सामग्री, मतलब जैसे पेन, पेंसिल। तो मेरे हिसाब से पेन ही होना चाहिए, क्योंकि पी से स्टार्ट हो रहा है और पेंसिल में तो बहुत सारे लेटर हैं, है ना, 6 हैं, तो पेन होना चाहिए। तो हम देखेंगे कि पेन किस में तो देखिए PAT ये तो हो नहीं सकता, पैट कोई लेखन सामग्री नहीं है, PAW भी कोई लेखन सामग्री नहीं है। यहाँ देख रहे PEN, तो ये मेरा है। यहाँ भी देख रहे हैं PEN है, यहाँ भी है। तो चलिए 2 एक्प्लिस एलिमिनेट तो हो गया ना। फिर उस कह रहा है कि सभी अंकों का योग जो है ना 20 है। अब इस दोनों में जोड़ लीजिए, तो देखिए 1 + 2 3, 3 6 4 10 5 15 6 21, इसका जो सम है वो 21 हो रहा है। मतलब ये भी ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। लास्ट में यही ऑप्शन हमारा सही होगा। चाहे तो आप जोड़ लें और चाहे तो ना भी जोड़े, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे तो जोड़ लीजिए, 5 3 8 4 12 5 17 3 20 और प्लस 0, 20 + 0 0 20 ही होता है। तो कुल मिला के मेरा उत्तर डी है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि नीचे दी गई तालिका के स्तंभों के अंकों में एक निश्चित संबंध पर विचार कीजिए और बताना है कि कौन सा अंक x की जगह आएगा। यहाँ पे क्या होगा वो आपको बताना है। तो देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसमें क्या है ना कि इसमें आपको लॉजिक ढूंढना है। लॉजिक देखिए 2 तरीके से होता है, या तो लॉजिक इधर कुछ ना कुछ लग रहा होगा और या लॉजिक इधर लग रहा होगा। लेकिन मैंने पिछले सीरीज या किसी एक सीरीज में ऐसा बताया है कि अगर ऊपर 3 हो और नीचे 4 हो, तो कोशिश करिएगा कि नीचे ही कुछ
लॉजिक ढूंढने की, मतलब इस दोनों में या इस तीनों को मिलाकर कुछ होगा, ये ऐसा कुछ ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। संभवतः इधर नहीं मिलेगा, हो सकता है मिल भी जाए। तो बहुत रिसर्च के बाद क्या पता लगा, तो देखिए 6 गुना 4 अगर करते हैं तो 24 होता है, 3 गुना 8 भी यहाँ 24 होता है। लेकिन ध्यान रहे आपको ऐसा तीनों में फॉलो होना चाहिए, मतलब तीनों रो में फॉलो होना चाहिए। तो एक में तो हो गया, यहाँ देखते 18 तिया 54, यहाँ 27 गुना 2 भी 54 हो रहा है, तो लगता है काम बन जाएगा। तो अब अगला जो है मेरा वो है क्या, 5 गुना 9 45 हो। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी कुछ ऐसा संख्या रख दो जिससे कि गुना करने पर 45 ही आए। तो क्या 15 को 3 से गुना करेंगे तो 45 आ जाएगा क्या? तो यहाँ पे x की जगह मेरे हिसाब से 3 आना चाहिए और यही सही जवाब भी है। तो मेरा उत्तर क्या हो गया, 3। ठीक है ना, सही जवाब मेरा 3 है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि चित्र है PQRS, मतलब PQRS 4 जो चित्र है हमारा एक विशेष लक्षण की समानता है, मतलब इसमें कोई एक समानता है। नीचे चित्र जो है 1 2 3 4, अब ये एक तरह से समझ लीजिए ये क्वेश्चन फिगर है और ये आंसर फिगर है, ऐसा सोच लीजिए आप। तो पूछ रहा है कि उस चित्र की पहचान कीजिए जिसमें उसी लक्षण की समानता हो, मतलब ऐसा एक फिगर चूज कीजिए जो चारों के ही जैसा पांचवा फिगर इसमें दिख जाए। तो आप एक चीज नोटिस करेंगे क्या कि मान लेते हैं इसका अगर लाइन ऐसे है तो ये इसके अपोजिट में है, ठीक है, ये देख रहे होंगे। अगर ये ऐसे है तो ये ऐसे है, अगर ये सीधा है तो ये उसके अपोजिट है, अगर ये ऐसे है तो ये ऐसे, मतलब सेम डायरेक्शन में कोई भी नहीं है, थोड़ा सा रोटेट किया। लेकिन अगर हम पहले फिगर को यहाँ देखें तो ये सीधा है तो यहाँ भी सीधा है, मतलब ये ऑप्शन तो नहीं हो। अगर उसी तरह देखें तो ये ऐसे है तो लगभग ये भी ऐसे ही है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ देखें तो ये भी ऐसे है और यहाँ भी ऐसे ही है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन है जो कि ये ऐसे है और ये इस तरीके से है। तो कह सकते हैं कि ऑप्शन 3 ही जो है ना इसको फॉलो कर रहा है, मतलब थोड़ा रोटेट है, मतलब कुछ चेंजेस इस दोनों में दिख। तो मेरा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्नलिखित शब्द की एक ऊर्ध्वाधर दर्पण में, मतलब वर्टिकल मिरर है, उसमें जो प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा। देखिए ऐसे प्रश्न बहुत आसान होते हैं, ऑप्शन से ही बन जाते हैं, इलिमिनेट कर दो बस। अब देखिए इंदौर है, यहाँ पे आपका मिरर लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है इधर से ई ही स्टार्ट होगा ना, तो कैसे स्टार्ट होगा, ऐसे ही स्टार्ट होगा। तो ऐसा देख लीजिए कहाँ दिख रहा है आपको, देखिए 3 ऑप्शन तो दिख ही नहीं रहा, सीधा सीधी एक ही ऑप्शन है और यही मेरा सही जवाब। ई से स्टार्ट होगा और ई भी कैसे दिखेगा, उसके अपोजिट में। मान लेते ई ऐसे लिखा हुआ है तो ऐसे दिखेगा ना, मिरर है यहाँ लगा हुआ, तो बस मेरा सही जवाब यही होगा। ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए कह रहा है कि मान लीजिए अभय भास्कर से लंबा है, चंद्र अभय से लंबा है, ईश्वर चंद्र से लंबा है और धीरज सबसे लंबा है। यदि इन सब को उनकी लंबाई के अनुसार बैठाया जाता है तो मध्य स्थान पर कौन बैठेगा। कितने लोग हैं, देखिए अभय, भास्कर, चंद्र, ईश्वर और धीरज, 5 लोग हैं। तो 5 लाइन यहाँ पे आप बना दीजिए। आपसे ये पूछा जा रहा है कि यहाँ बीच में कौन बैठे। तो देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कि धीरज सबसे लंबा है, तो यहाँ धीरज को तो सबसे पहले रख दीजिए क्योंकि यही सबसे लंबा है, हो गया काम। उसके बाद बोल रहा है अभय भास्कर से लंबा है, ठीक है, और चंद्र अभय से भी लंबा है, ठीक है, ईश्वर चंद्र से लंबा है। तो ईश्वर जो है ना चंद्र से लंबा है, तो मुझे लगता है ईश्वर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद चंद्र जो है ना अभय से लंबा है, तो चंद्र यहाँ रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद अभय यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे भास्कर हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह हम देख पा रहे हैं कि चंद्र जो है ना वो बीच में बैठा है। हम यहाँ डायरेक्ट लिख दिए, हो सकता है आपको समझना है तो आप ऐसे सोच लीजिए अभय, तो हम ऐसे लिखेंगे कि अभय भास्कर से लंबा है, तो अभय भास्कर से लंबा है, पहला स्टेटमेंट ये लिखा गया, अभय भास्कर से लंबा है। चंद्र, ठीक है ना, इससे अभय से लंबा है, तो देखिए चंद्र अभय से लंबा है, ये दूसरा स्टेटमेंट है। ईश्वर, ठीक है ना, किससे लंबा है, चंद्र से, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि धीरज सबसे लंबा है। अगर हम इसमें देखें तो यहाँ देख रहे हैं कि चंद्र जो है ना किससे लंबा है, अभय से, तो चंद्र यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना, ये लाइन खत्म हो जाता। फिर कह रहा है ईश्वर चंद्र से लंबा है, तो ईश्वर यहाँ आ जाएगा। अब देख रहे हैं ईश्वर चंद्र अभय भास्कर, ईश्वर चंद्र अभय भास्कर, धीरज सबसे लंबा, तो बीच में एनी हाउ आपका
चंद्र ही बैठे। तो मेरा सही जवाब है ऑप्शन नंबर। जब एक पासे को 4 बार फेंका जाता है तो प्रत्येक बार निम्न परिणाम आते हैं। ऑब्वियसली हम 4 बार फेंक रहे हैं तो जाहिर सी बात है, हो सकता है कई बार सेम आ जाए, लेकिन कह रहा है कि यहाँ पे 4 डिफरेंट आपके पास रिजल्ट आए हैं। तो कह रहा है कि निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या पासे 3 के विपरीत होगा। तो देखिए, एक तो है कि आप ऑप्शन से इलिमिनेट कर लीजिए, दूसरा है कि तरीके से बना लीजिए। तो अगर ऑप्शन से देखें तो 3 के अपोजिट कभी भी 5 तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर 5 ये तो खत्म ही होगी। दूसरी बात है 3 के अपोजिट कभी 6 नहीं होगा, क्योंकि 3 और 6 आप बगल में है, तो ये भी नहीं हो सकता। 3 के अपोजिट कभी भी आपके 1 नहीं हो सकता, ये भी देख रहे हैं, क्योंकि 3 के बगल में 1 है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो बस एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था ना। अगर हम इसको तरीके से बनाने की बात करें तो देखिए, आपको ये ढूंढना है कि कॉमन दो, अगर यहाँ 2 4 5, तो कहीं पे ऐसा ढूंढिए कि 2 या 4 5 और किसी में दिख जाए। तो चलिए इससे बनाने की कोशिश करें। हम यहाँ 2 से लिखते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो 2 5 और 4। फिर यहाँ लिखेंगे 2 3, ठीक है, सॉरी 2 6 3, 2 6 और 3। तो देखिए 2 2 तो कैंसिल हो गया, 3 के अपोजिट क्या आ रहा है, 4 ही आ रहा है, तो यही मेरा सही जवाब है। तो एक तो तरीका ये था कि आप इलिमिनेट कर लीजिए जो सबसे आसान होना चाहिए आपके हिसाब से, और नहीं तो आप ऐसे तो कर ही लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि आज जो है ना, पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र की 2 गुनी है। मतलब आज का मतलब प्रेजेंट में, 20 साल के बाद मतलब फ्यूचर में पिता की उम्र जो है ना, अपने पुत्र की आज की उम्र से 3 गुनी हो जाएगी। मतलब पिता की उम्र 20 साल के बाद पुत्र की प्रेजेंट एज की 3 गुनी हो जाएगी। तो बोल रहा है कि आज प्रेजेंट में पुत्र की उम्र कितने वर्ष। ऐसे क्वेश्चन को आप कभी भी एग्जाम में इतना डिटेल में नहीं बनाना। आप क्या करना, सीधे ऑप्शन से बनाने की कोशिश करना। अगर मान लेते पहले ऑप्शन की ही बात करें कि पुत्र की आयु 10 वर्ष हो, तो फादर की आयु कितनी हो जाएगी। देखिए, पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है, तो 20 हो जाएगा। 20 साल के बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 40। कोई दिक्कत है ना, 20 साल के बाद पिता की आयु 40। लेकिन कह रहा है कि 20 साल के बाद जो पिता की आयु है ना, पुत्र की 3 गुनी होनी चाहिए आज की आयु से, मतलब प्रेजेंट की आयु। तो हम देख रहे हैं 10 गुना 3 40 नहीं होता है, मतलब ये पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। तो चलिए इस ऑप्शन को हटाते हैं। अगर हम 20 साल ले लेते हैं तो पिता 40 साल का हो जाएगा, क्योंकि 2 गुना है ना। अब 20 साल के बाद देख रहे हैं पिता 60 वर्ष का हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए पुत्र की आयु का 3 गुना तो हो गया, 20 या 60। तो हम कह सकते हैं कि यही मेरा सही जवाब, कि पुत्र की उम्र आज 20 वर्ष है, ठीक है ना, जो कि 20 साल के बाद अपने पिता का 1/3 होगा और पिता अपने पुत्र का 3 गुना, ठीक है ना, यही है आपका सही जवाब। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। एक 2 अंकीय संख्या, मतलब 2 डिजिट नंबर इस तरह होगा XY का वर्गमूल लेने पर ऋण संख्या, ऋण का मतलब होता है प्राइम नंबर, इसको और भी अगर हिंदी इसके अच्छे हिंदी की बात करें, ये ऋण अगर किसी को ना समझ आ रहा हो तो अभाज्य संख्या, जो अपने और एक के अलावा किसी से भी भाग नहीं लगती, ऐसी संख्या के दोनों अंकों का योग क्या होगा। तो देखिए हमसे ये कह रहा है कि एक 2 अंकीय संख्या का जब आप वर्गमूल निकालते हैं ना, तो वो प्राइम नंबर आते हैं, ठीक है ना। तो प्राइम नंबर क्या क्या है, तो देखिए 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 8 9 10 नहीं होगा, 11 है। बस इतना ही रखिए, अभी आपको बताते हैं क्यों। अब कह रहा है कि देखिए इसका अगर हम, ये किसका स्क्वायर रूट नंबर है, तो 4 का। लेकिन 4 एक 2 डिजिट नंबर है ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। अगर 3 हो तो ये अंडर रूट 9 का है, ये भी 2 डिजिट नंबर नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। अगर हम इसकी बात करें, ये तो चलो ठीक है, 25 है, 25 का प्राइम नंबर यही आ रहा है, उसका वर्गमूल। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो 7 आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में कहीं भी 7 नहीं है। जब ऑप्शन में नहीं है तो हम इसको नहीं ले सकते। हालांकि ये सही जवाब हो सकता था, बट ऑप्शन से बियॉन्ड द ऑप्शन तो जाना नहीं है। ये देख रहे हैं तो ये 49 का वर्गमूल है 7, तो 49 का वर्गमूल 7, प्राइम नंबर तो मिल गया। तो अब मेरा यहाँ पे काम बन सकता है, और 4 9 को जोड़ने पे कितना आ जाता है, तो सही जवाब मेरा 13 हो जाएगा। अब कहेंगे कि 11 भी तो ले सकते हैं, ले लीजिए,
लेकिन ये हो जाता है 121 का वर्गमूल है, और 121 हमारा 3 डिजिट नंबर है। यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि संख्या होना चाहिए 2 अंकीय। तो 2 अंकीय संख्या जिसका वर्गमूल प्राइम नंबर हो, उस दोनों अंकों का योग 13 ही होगा। 7 भी होगा, 7 और 13 दोनों होगा, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे इसलिए 13 हो गया, या किसी के भी हिसाब से, क्योंकि 7 यहाँ पे ऑप्शन में। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि एक झील है, उससे शहर को जल आपूर्ति होती है, मतलब एक नहर झील जो भी है। यह देखा गया है कि पहले और दूसरे महीने में शहर एक ही मात्रा में जल का उपयोग करता है। मतलब मान लेते हैं वो मंथ जनवरी से स्टार्ट हो, ऐसा सोच लीजिए। तो जैन और फेब इसमें ना एक ही मात्रा में जल का उपयोग हो रहा होता है। तो चलिए हम मान लेते हैं कि 100 लीटर ही यूज हो, सोच सकते हैं ना। उसके बाद कह रहा है कि अगले 4 महीने में, तो फेब के बाद क्या है, मार्च, अप्रैल, मई, क्या ना, मार्च, अप्रैल, मई, और ये 4 मंथ और है, जिसमें कि जल की जो मासिक दर है ना, वो पहले 2 महीनों की तुलना में आधी रह जाती है। मतलब अगर 100 यूज हो रहा होगा तो यहाँ पे 50, 50, 50 और 50 यूज, यही कह रहा है वो कुल मिला के। ठीक है, अब उस कह रहा है कि इस मतलब 6 महीने का तो आपके पास जल आपूर्ति दिया गया। उसके बाद यह देखा गया, यह अनुमान लगाया गया, पर्यवेक्षित किया गया, सर्वे किया गया कि झील में शेष जल जो है ना, आरंभिक मूल आयतन का आधा है। इसका क्या मतलब हुआ, कहने का मतलब ये कि आधा यूज हो चुका है। तो कितना यूज हुआ है, तो आप जोड़ लीजिए सबको। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 100, 100, 200, 300, 400, मतलब 400 लीटर यूज हो चुका है। तो आप कह सकते हैं कि शुरू में 800 लीटर पानी, यही है ना, क्योंकि आधा यूज हुआ है 400 लीटर, तो पूरा कितना है 800 लीटर। तो कह रहा है कि महीने के उपभोग किए गए, मतलब दूसरे महीने के उपभोग किए गए, तो दूसरे महीने में कितना उपभोग किया गया है 100, और आरंभिक जल के आयतन का अनुपात, तो कितना आसान है, तो आयतन कितना हो जाएगा, अनुपात कितना हो जाएगा 100/8, मतलब आपका अनुपात हो जाएगा 1:8 या 1/8। ऑप्शन में बटे में है तो बटे में, बटे, या एक अनुपात 8 को हम 1/8 भी लिख सकते, वही चीज है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक विशेष संकेत भाषा में, मतलब कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, डैम को WZN लिखा जाता है कोड में। तो पूछ रहा है कि उसी संकेत भाषा में टेबल को कैसे लिखेंगे। तो देखिए डैम जो है ना, WZN लिखाया है, DAM लिखा गया आपका WZN। अगर आप समझ पा रहे होंगे इतने देर में, तो देख रहे होंगे डी जो है ना, W, ये एक दूसरे का रिवर्स लेटर है, ठीक है ना, रिवर्स है। जाहिर सी बात है ए और जेड भी रिवर्स है, और एम और एन भी रिवर्स है। रिवर्स समझते हैं ना, कि एक जो पहले प्लेस पे है, तो अंतिम प्लेस पे कौन है, जेड। और इसका दूसरा तरीका किया है कि दोनों का जो प्लेस वैल्यू का सम है ना, वो 27 होना चाहिए, एक तरीका है। एम है 13 पे, एन है 14 पे, तो 13, 14, 27, 1 + 26, 27, 4 + 23, 27। ठीक है, ये तो तरीका है, या तो आप रिवर्स लेटर याद कर लीजिए। तो टेबल का पूछ रहा है, तो देखिए टी है 20 नंबर पे, तो 7 नंबर पे कौन सा लेटर होगा, जी होना चाहिए ना। तो जी से वो कोड स्टार्ट होगा। मेरे पास अच्छी बात है कि सारा ऑप्शन कट जाएगा, एक ही ऑप्शन में जी है, और वही मेरा सही जवाब। इसमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं, एग्जामिनर यही तो देखना चाह रहा है कि आप कितना स्मार्ट हैं। आपसे थोड़ी वो उत्तर पूछ रहा है कि आप हमको डिटेल एक्सप्लेनेशन दो, आपसे ये पूछ रहा है कि आप कितने स्मार्ट है, कितने जल्दी तरीके से आप प्रश्न को हल कर पाते हैं। तो मेरा सही जवाब यही हो गया, GZYOB। चाहे तो आप निकाल लें, अदरवाइज आपका सही जवाब है। अब देखिए, अब आपका लॉजिकल रीजनिंग का प्रश्न है, और बहुत अच्छा प्रश्न है। खेती को प्रोत्साहित करने के लिए जिला प्रशासन ने मुफ्त बीज और रियायती उर्वरकों की आपूर्ति करने का निर्णय लिया। इसका क्या अर्थ है। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा है, प्रोत्साहित। प्रोत्साहित किसी को कब किया जाता है, जो अगला डिमोटिवेट हो जाता है, तभी तो आप उसको प्रोत्साहित करते हैं ना। मान लेते कोई डिमोटिवेट हो गया है, चाहे वो आप पेपर ही नहीं देना चाह रहा हो, वो सोच रहा हो बहुत अटेम्प्ट दे दिया फिर भी रिजल्ट नहीं होता, तो आप उसको मोटिवेट करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। तो प्रोत्साहित उसी इंसान को किया जाता है जो डिमोटिवेट हो जाता है जनरली। तो इससे क्या क्या सोच सकते हैं, उर्वरक सस्ते हैं ऐसा नहीं है, ठीक है ना। मतलब सस्ते हैं इसलिए थोड़ी बोल रहा होगा कि तुम खेती करो, ये तो मतलब बेतुका बात है।
बीज उर्वरकों से सस्ते, देखिए यहाँ पे सस्ते और महंगे का कोई डिस्कशन ही नहीं हो रहा, इसलिए ये दो ऑप्शन ऐसे भी खत्म हो जाता है, क्योंकि हम कभी भी स्टेटमेंट से बाहर कुछ नहीं सोच सकते। उसके बाद है बहुत से लोग खेती पसंद करते हैं, देखिए ये भी आप नहीं कह सकते, जब लोग खेती पसंद कर ही रहे हैं तो फिर प्रोत्साहित करने की जरूरत क्या है, ये तो गलत है ऐसे भी। तो एक ही ऑप्शन मेरा है कि बहुत से लोग खेती छोड़कर जा रहे हैं तो इसलिए उसको प्रोत्साहित किया जा रहा है कि भैया आप करो, हम आपको रियायती दाम पे उर्वरक देंगे और बीज मुफ्त में देंगे। तो मेरा सही जवाब डी है। और देखिए ऐसे प्रश्न को करने के लिए क्या है ना, आप निगेटिव स्टेटमेंट हटा दीजिए, खुद ही एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा ऑप्शन में। तो जितने भी निगेटिव स्टेटमेंट का मतलब जो स्टेटमेंट से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है उसको आप हटा दीजिए। तो ये 3 स्टेटमेंट तो कॉन्टेक्स्ट से बाहर था। लगभग सभी देशों की सरकारों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मतलब राष्ट्र के 2 अध्यक्ष हैं जैसे पीएम हो या प्रेसिडेंट हो, वो CO2 उत्सर्जन को कम करने के लिए, मतलब कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए तत्काल पहल करने का निर्णय लिया है, क्योंकि अब तक उठाए गए कदमों के अच्छे परिणाम नहीं निकले। यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये लाइन, ऐसा कदम पहले उठाया जा चुका है, ठीक है ना। यह दर्शाता है कि अतीत में कोई कदम नहीं उठाया गया, साफ साफ कह रहा है कि ऐसा कदम उठाया गया और उसके परिणाम नहीं निकले, तो ये देखिए निगेटिव बात है, मतलब निगेटिव का मतलब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। दूसरा है कि अतीत में लिए गए कदम बहुत अच्छे थे, अगर अच्छे थे तो यहाँ पे साफ साफ लिख रहा है कि अच्छे नहीं थे, तो ये भी स्टेटमेंट आप गलत कर सकते हैं। तीसरा है कि आज CO2 उत्सर्जन, आज जो कार्बन उत्सर्जन के कारण चुनौती बहुत गंभीर हो गई है, देखिए बात सही है, चुनौती बहुत गंभीर हो गई है, तभी तो उसको कहा गया है कि ये मतलब कदम उठाइए और तत्काल प्रभाव में उठाइए, है ना। अतीत में CO2 उत्सर्जन के कारण कोई चुनौती नहीं थी, देखिए ये बात आप नहीं कह सकते, अगर चुनौती नहीं थी तो फिर कदम क्यों उठाया गया था पहले। तो कुल मिला के मेरा यही सही जवाब। मैत्री महत्वपूर्ण है, मतलब फ्रेंडशिप जो है ना महत्वपूर्ण है ऐसा कहा गया है, लेकिन सही मित्र चुनना और अधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन सही मित्र जो चुनना है ना वो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बात सही है, कहते हैं ना कि सही दोस्त मिलना बहुत डिफिकल्ट है आज के ज़माने में, तो यही बात कह रहा है। अन्यथा मैत्री एक बोझ बन जाती है, सही बात है, अगर आपके सही दोस्त नहीं है, सच्चे दोस्त नहीं है, तो वो एक फिर बोझ बन जाता है। तो इसका क्या तात्पर्य है, इसका क्या मतलब निष्कर्ष है कि बहुत से मित्र होने चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है, मतलब आप ऐसा थोड़ी है कि ऑप्शन रखें कि बहुत सारे मित्र बना लो फिर हम चूज करेंगे, फिर इतना टाइम कहाँ है, मतलब ये तो टाइम वेस्ट करने की बात है, गलत है। मैत्री हमेशा अच्छी होती है, ऐसा भी नहीं है, अगर हमेशा अच्छी होती है तो फिर ये लाइन क्यों लिख रहा है कि सही मित्र चुनना अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। यदि अच्छे मित्र नहीं मिलते हैं तो इससे अच्छा है कि कोई मित्र ना हो, इसको अभी रखते हैं। मैत्री हमेशा एक बोझ होती है, देखिए हमेशा वर्ड यूज करके यहाँ पे इस स्टेटमेंट को ही गलत कर दिया। ऐसा थोड़ी है कि मैत्री हमेशा बोझ होती है, कुछ लोगों को अगर अच्छे मित्र मिल जाए तो उसके लिए फिर बहुत अच्छा है ये चीज़। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जो सही है, आउट ऑफ कंटेक्स्ट नहीं है, और ये 3 आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। मेरा सही जवाब ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय के नए प्रधानाचार्य ने स्कूल के प्रत्येक छात्र से आग्रह किया है कि वह कम से कम एक पाठ्यक्रम इतर, मतलब पाठ्यक्रम को छोड़कर गतिविधि को भी लें, मतलब एक पाठ्यक्रम को छोड़कर गतिविधि को लें, मतलब आपके पास जैसे 6 पाठ्यक्रम है तो उसमें एक छोड़ के कोई खेल कूद ले लीजिए, फिजिकल एक्टिविटी ले लीजिए, ऐसा उसने कहा है छात्रों को। उनकी राय है कि पढ़ाई और पाठ्यक्रम इतर गतिविधियां एक साथ चलनी चाहिए, मतलब दोनों गतिविधियां एक साथ चलनी चाहिए, मतलब पढ़ाई के साथ साथ एक्टिविटी भी जरूरी है। प्रधानाचार्य क्या सोचती हैं, तो पाठ्यक्रम इतर गतिविधियां पढ़ाई के समान महत्वपूर्ण है, देखिए समान महत्वपूर्ण है ऐसा उन्होंने नहीं किया, उन्होंने ये कहा है कि उनका राय है कि दोनों एक साथ चलती रहनी चाहिए, समान महत्वपूर्ण होता तो फिर बराबर बराबर डिवाइड करते ना। दूसरा है कि उनके प्रधानाचार्य पद ग्रहण करने के पूर्व पढ़ाई को उपेक्षित किया गया, देखिए ये गलत बात है, ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि भाई जब वो प्रधानाचार्य के पद पे नहीं थी या उससे पहले जो भी प्रधानाचार्य थे उन्होंने पढ़ाई को इम्पोर्टेंस नहीं दिया है, ये स्टेटमेंट अपने में एक क्वेश्चन मार्क लगाता है, ये गलत है, दोनों गलत है। विद्यालय में पाठ्यक्रम इतर गतिविधियों के लिए अच्छी प्रतिभा है, देखिए ये भी मतलब स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। चौथा है कि प्रत्येक छात्र कई पाठ्यक्रम इतर गतिविधियों में भाग लेगा। विद्यालय में, या आप देखा जाए तो ये दोनों स्टेटमेंट कहीं ना कहीं अपने में सही बता रहा है कि प्रत्येक छात्र कई पाठ्यक्रम
इतर गतिविधियों में भाग लेगा, ये भी ठीक है। और अगर ये भी देखा जाए कि विद्यालय में पाठ्यक्रम इतर गतिविधियों के लिए एक अच्छी प्रतिभा है, ये भी सही है। लेकिन अगर हम दोनों में अगर चूज करें कौन सा स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा अच्छा है या कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। आप क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे लेकिन मैं ऑप्शन नंबर सी ऑप्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आप इसी को कनेक्ट करना। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं, ठीक है ना। कि सरकार ने एक स्वच्छ भारत अभियान को लागू करने के लिए बहुत से कदम उठाए हैं। इस आंदोलन का राजदूत बनने के लिए कई सुप्रसिद्ध व्यक्तियों से अनुरोध किया गया है। आप देखते हैं ना कि एड वगैरह में हम लोग जनरली सुप्रसिद्ध व्यक्ति का मतलब क्या है, जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं। मतलब जो भी कंपनी है बड़े बड़े, वो क्या होता है सेलिब्रिटीज़ से अपना ऐड कराते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनको फॉलो करते हैं। अगर वो कुछ कह रहे हैं तो हम मान के चलते हैं कि हाँ भाई वो सही कह रहे होंगे, ठीक है ना। तो यह क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि सुप्रसिद्ध व्यक्ति सरकार से बेहतर काम करेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट अपने में एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पे भी लगा रहा है कि भाई ये तो गलत बात है ना। ऐसा थोड़ी कि सुप्रसिद्ध व्यक्ति सेलिब्रिटी जो है वो सरकार से बेहतर काम करेंगे। सुप्रसिद्ध व्यक्ति इस कार्यक्रम को आर्थिक योगदान देंगे, ऐसा भी कहीं कथन में नहीं कहा गया है, ये भी हम नहीं कह सकते हैं। सुप्रसिद्ध व्यक्तियों के द्वारा और अधिक नागरिकों को इस कार्यक्रम के लिए प्रेरित किया जा सकता है। 100% यही सोच के लोग सेलिब्रिटीज से अपनी ऐड करवाते हैं। सरकार इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में बहुत गंभीर नहीं, ऐसा नहीं है कि सरकार गंभीर नहीं है इसलिए सेलिब्रिटीज को मौका दिया जा रहा है, ऐसा नहीं। लोग सेलिब्रिटी को इसलिए मौका देते हैं सरकार, क्योंकि जानते हैं कि बहुत सारे लोग उसको फॉलो करते हैं, उसके फॉलोअर होते हैं। इस वजह से इस कथन को हम सही मानते। देखिए अंतिम क्वेश्चन है, सभी चमकने वाली वस्तुएं सोना नहीं होती। ये कहावत भी है, कहते हैं ना कि सभी चमकने वाली वस्तुएं सोना नहीं होती। तो इसका क्या अर्थ है? एक तरह से ये मुहावरा है कि किसी व्यक्ति को उसके रूप रंग के आधार पर आंकना नहीं चाहिए। बात सही है कि ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति का रूप रंग अच्छा है तो उसके आधार पे उसको आंक लो कि अच्छा है तो वो अच्छा ही होगा, अगर उसका रूप रंग अच्छा नहीं है तो वो खराब होगा। ये जजमेंट कभी भी नहीं सही माना जाता है, गलत है। तो पहला स्टेटमेंट सही है यहाँ पे। बाकी 3 स्टेटमेंट और पढ़ते हैं। किसी व्यक्ति के बारे में सही अनुमान उसके रूप रंग से हमेशा हो जाता है, ऐसा नहीं है। फिर वही बात है, इसका जस्ट अपोजिट है, तो ये गलत है। एक कांतिवान व्यक्ति निश्चित रूप से अच्छा होता है, नहीं। निश्चित रूप कभी भी याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न में निश्चित हमेशा संभवतः तो चल जाएगा। निश्चित मतलब जहाँ 100% श्योरिटी की बात हो रही हो ना, तो वो स्टेटमेंट वैसे भी निगेटिव माना जाता है, क्योंकि आप 100% कुछ भी नहीं कह सकते। एक कांतिवान व्यक्ति कभी अच्छा नहीं होता, फिर ये लाइन इसका अपोजिट ही है। तो जब ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। मतलब जब आप ये निश्चित रूप से ये नहीं कह सकते तो निश्चित रूप से आप ये कैसे कह सकते? दोनों स्टेटमेंट अपने में गलत हो गया। तो एक ही स्टेटमेंट मेरा सही है कि किसी व्यक्ति को उसके रूप रंग के आधार पर आंकना। तो आज इस तरह मेरा एपिसोड नंबर 7 यहीं पे समाप्त होता है। आशा है कि आपको यह एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप इसके प्रश्नों को फिर से दोबारा प्रैक्टिस करिएगा। जितने भी मैंने प्रश्न कराए हैं बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न थे आज, और सारा लॉजिकल प्रश्न थे, तो कहीं फॉर्मूला नहीं लगा है, बस लॉजिक से बनता चला गया है। तो कोशिश करिए कि इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। पिछले भी एपिसोड को देखिए, लोगों को भी बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और जो भी आपको डाउट होता है तो कमेंट में हमसे ज़रूर पूछिए, हम आपके कमेंट का इंतज़ार करते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। आज के लिए शुक्रिया।